नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 प्रश्नों की जो क्लास हम चला रहे हैं उसका भाग 5 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। अभी तक इस सीरीज के 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। पिछले 4 वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जाकर देख लीजिएगा। इसकी जो प्लेलिस्ट है जीए और करंट अफेयर्स की क्लास की वह बना दी गई है। प्लेलिस्ट में एक ही जगह पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने कौन कौन से बेहतरीन 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो वर्ष 2025 है इसको अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 2025 का जो वर्ष होगा यह ग्लेशियर के संरक्षण का वर्ष होगा, हिमनद के संरक्षण का वर्ष होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2025 को जो है डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। किसने घोषित किया है? तो यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत का पहला वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1858 में जो है यह भारत का पहला वायसराय बनता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का जो विघटन है यह कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 दिसंबर 1991 को जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 को जारी किया गया है। तो इस इंडेक्स के अनुसार, इस सूचकांक के अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? यह जो सूचकांक है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, यह विश्व के जो सैन्य पावर है, सैन्य शक्तियां हैं, यानी कि किस देश की जो मिलिट्री है वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, इस इंडेक्स के माध्यम से यह बताया जाता है। तो इस इंडेक्स के अनुसार भारत की जो सैन्य पावर है, सैन्य शक्ति है, पूरे विश्व में चौथे स्थान की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत को चौथा स्थान दिया गया है सैन्य पावर के मामले में, यानी कि मिलिट्री के मामले में। वहीं पहले स्थान पर दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री किसकी है, सैन्य पावर किसकी है? तो अमेरिका पहले स्थान पे है, दूसरे पे आपका रूस हो जाएगा, तीसरे पे चाइना हो जाएगा और चौथे पे इंडिया है इस इंडेक्स में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अंटार्कटिका के ऊपर हर साल किस ऋतु में ओजोन छिद्र बनता है? सबसे पहले जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे इन्होंने जो है अंटार्कटिका के ऊपर ही ओजोन छिद्र की खोज की थी। तो यह जो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र है यह किस ऋतु में बनता है? तो बसंत ऋतु में बनता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो ग्रुप डी का सिलेबस है उस सिलेबस में यह बताया गया है कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स इन दोनों को मिला के जो है 20 नंबर के प्रश्न, यानी कि 20 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे आपके ग्रुप डी की परीक्षा में। तो कंप्लीट 20 नंबर की तैयारी के लिए ही इस सीरीज को स्टार्ट करवाया गया है। तो इस सीरीज को आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। स्टार्टिंग जो है किस देश की संसद को कहा जाता है? यहाँ पे पूछा गया कि जो स्टार्टिंग है यह किस देश की संसद को हम कहते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग जो है यह नॉर्वे देश की संसद को कहा जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, नॉर्वे की जो संसद है इसको हम स्टार्टिंग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका ए दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं यहाँ पे नॉर्वे यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं जो ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं डेनमार्क, डेनमार्क की संसद को हम क्या बोलते हैं? फोल्केटिंग। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। डेनमार्क की जो संसद होती है
उसको हम फोल्केटिंग के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद कर लेना है। इसके अलावा स्वीडन की संसद को हम रिस्क डेग कहते हैं। स्वीडन की जो संसद है इसको हम रिस्क डेग के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो स्टोल्टिंग यहाँ पे होगा, शुद्ध रूप से इसको स्टोल्टिंग कहा जाता है। तो स्टोल्टिंग जो है नॉर्वे की संसद होती है, फोल्केटिंग जो है डेनमार्क की संसद को हम कहते हैं, वहीं रिक्स डेग जो है यह स्वीडन की संसद को कहा जाता है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जनवरी 2025 में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया गया। तो इस सुरंग की कुल लंबाई पूछी गई है कि कितनी है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह जो सुरंग है हाल ही में उद्घाटित की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। तो इस सुरंग की कुल लंबाई है 6.5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 6.5 किलोमीटर। इस सुरंग का नाम है जेड मोड़ सुरंग। जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो हाल ही में 26 जनवरी 2025 को हमारे देश ने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है। तो इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हमारे थे प्रबोवो सुबियांतो, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, और ये जो है मुख्य अतिथि थे 76वें गणतंत्र दिवस के हमारे थे। इनके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोरिक को किस वर्ष में दिया गया था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, यह दिया गया था किसको? देविका रानी रोरिक को। तो किस वर्ष में दिया गया था? तो आप लोगों को याद रखना है वर्ष 1969 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। लता मंगेशकर का निधन कब हुआ था? लता मंगेशकर का निधन कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2022 में जो है लता मंगेशकर का निधन हो गया है। यहाँ पे डेट आप याद कर लीजिए। 6 फरवरी 2022 को जो है लता मंगेशकर का निधन हो गया था, तथा इनको जो है भारत रत्न भी मिला हुआ है। तो इनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2001 में। 2001 में जो है लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मीन किम्फ, और जिसको हम मेरा संघर्ष के नाम से भी जानते हैं, यह किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है जर्मनी का जो चांसलर था उस समय एडोल्फ हिटलर, इसी की आत्मकथा है मीन किम्फ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मेरा संघर्ष। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, हिटलर की यह आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। टमाटर में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑक्जेलिक एसिड है, जो ऑक्जेलिक अम्ल है, यह टमाटर में देखने को मिल जाएगा। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। माई कंट्री माई लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो काफ़ी फेमस पुस्तक है, कई बार एग्जाम में यह पुस्तक पूछी भी गई है। तो आप लोग याद रखिएगा, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी। जीरादाई बिहार के सिवान जिले में पड़ने वाला एक गांव है। तो इस जीरादेई में किसका जन्म हुआ था? तो जीरादेई नामक स्थान पर जो है हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का यहाँ पर जन्म हुआ था। ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। 1950 में जो है ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। फिर दोबारा से ये जो है 1957 में हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो 1952 से लेके 1962 तक दो कार्यकाल के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं। तो यहाँ पर डिटेल को भी आप देख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। वे 13 मई 1962 तक जो है इस पद पर, यानी कि 2 कार्यकाल के लिए जो है ये भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। दूसरी बार जो है ये
1957 में राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो राजेंद्र प्रसाद जो है 2 कार्यकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इनका जन्म जो है बिहार के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो आप लोग याद रखिएगा, टोटल 3 जो है गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ये 3 गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे, आइए देख लेते हैं। तो डिटेल आपके सामने मेंशन है। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने साल 1930 से लेकर 1932 के बीच जो है 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए थे। तो आप लोग याद रखिएगा। तथा ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे ये लंदन में आयोजित किए गए थे। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन था दूसरा वाला जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। इन सम्मेलनों के दौरान यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे सम्मेलनों के दौरान जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तथा इस सम्मेलन के दौरान भारत का सचिव कौन था? सैमुअल होर था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा तीनों सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने हिस्सा लिया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जो लास्ट वाला गोलमेज सम्मेलन था, जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसका बहिष्कार कांग्रेस ने किया था, तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन को साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है इसी से निकल कर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना है, आपसे पूछा गया है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से लेकर 1956 तक। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा पहली पंचवर्षीय योजना को जो है इसमें जो है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर को जो है उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तथा पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है अनेक सिंचाई परियोजनाओं को स्टार्ट किया गया था, जैसे भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये सभी जो है पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट की गई थी। इसी के अलावा 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है राष्ट्र सामुदायिक विकास कार्यक्रम को भी स्टार्ट किया गया था। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम थे ये 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शुरू किए गए थे। तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था यह कब हुआ था ये जान लीजिए आप। तो यह हुआ था 1885 में। तो 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता करी गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था। तथा इस पहले अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो इनको जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मारियो डी मिरांडा किस राज्य के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे? तो आप लोग याद रखिएगा, मारियो डी मिरांडा जो है किस राज्य के फेमस कार्टूनिस्ट थे? तो ये जो हैं गोवा के फेमस कार्टूनिस्ट थे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। मारियो डी मिरांडा जो है गोवा राज्य के फेमस कार्टूनिस्ट थे। ऑप्शन आपको जो बी वाला है याद रखना है, गोवा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, यूनेस्को के द्वारा किस वर्ष कुंभ को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? कुंभ को जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2017 में। 2017 में यूनेस्को के द्वारा कुंभ को, यहाँ पे अमृत नहीं होगा, अमूर्त होगा। इनटेंजिबल की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, अमूर्त की बात कर रहे हैं।
तो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में 2017 में शामिल किया था कुंभ को यूनेस्को ने, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से जो अति संभावित 20 प्रश्नों की सीरीज है उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।